फ्रेंड्स वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आया है, उसके बाद क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये बताना है आप लोग को मुझे। ठीक है, मैम ने कहा, मैम आई हैं अपना वो कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट टिप्स और कैसे अप्रोच करेंगे सिविल सुपर 20 के मैच में। तो मैम ने बता दिया आप लोग को, वो आप लोग समझ जाइएगा, उससे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक होगी। अब हम चलते हैं एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि टाइम ये शूट हो रहा है और ये क्या इसके एडिट उडिट का ज़्यादा हमें आता नहीं उतना, तो ये लंबा चलेगा। लेकिन ये है कि आपको बहुत बहुत पर्पसफुल वीडियो होने वाला है ये आपको, क्योंकि जो इसका आपने थंबनेल देखा वो बात सही है। ठीक है, और उसके बाद हम बीपीएससी में बहुत स्ट्रॉन्ग हम काम करते हैं। वहाँ गुस्सा था, हमें कमीशन से गुस्सा रहता है कि हम कि कैसे गड़बड़ हो गई, तो वहाँ गुस्सा हमने अपना रैंक 3 और रैंक 14 में निकाला था, और भी बाकी निकल रहे हैं हमारे टॉपर्स। अब की बार भी वहाँ पर आएंगे टॉपर्स हमारे अच्छे, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अब आ गई हमारी यूपीपीसीएस की बात की। ठीक है, जिस एग्ज़ाम को मैंने भी बहुत बार दिया है, इंटरव्यू दिया है इसका सब कुछ, तो कुछ कमियाँ रह की होंगी जो भी होगा। लेकिन अब बीपीएससी मुझे इस बात से पसंद, देखिए कल ही रिज़ल्ट आया मैंने, हाँ, तो ये संवाद हो रहा आपसे, कहते हैं उसमें मैं सारी चीज़ें बताते रहूँगा कि रिज़ल्ट आया है तो ठीक है। अब लेकिन ये गेम प्लानिंग का अपना चलता रहता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या कट ऑफ है, क्या मार्क्स हैं, कुछ नहीं बताएंगे। उसमें क्या होता है, यूपी में कैटेगराइजेशन है कि जैसे कि कॉमर्स की सीट्स हैं या लॉ की ग्रेजुएट की सीट्स हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के, यहाँ कुछ डिफरेंट कैटेगराइजेशन कर रखा है, और रिजल्ट ऐसे दे रहे हैं जैसे सारी सीट के लिए सब लोग एप्लीकेबल हैं। तो बहुत फेयर नहीं है। इस तरह से मुझे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी उनके जो विवाद हुए अभी इसमें रिसेंट टाइम में, वहाँ कुछ गलतियाँ थी उनकी, लेकिन तब भी मैं उसे बहुत अच्छा कमीशन मानता हूँ, इंडिया का बेस्ट ऑफ द कमीशन मानता हूँ मैं अभी भी। क्योंकि वो कॉपीज़ दिखाते हैं, वो आपको मार्क्स दिखाते हैं, वो आप मेंस की कॉपी लिख के जाओगे, स्कैन करके पूरी आपकी 50-50 पेज की कॉपीज़ आपको दे देते हैं। 3 कॉपीज़ आपकी होती है, वो आपको पहुँचा देते हैं, और क्या फिर उसके बाद आप जाके अपने रिजल्ट्स देख लो। सुपर ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ में रखते हैं। कुछ गलतियाँ होती रहती हैं वो सब, लेकिन मोर और लेस जो अच्छा है वहाँ निकल रहा हो, बहुत शानदार तरीके से निकल रहा है। और बीपीएससी का जो भी हमारा बैच चल रहा है वो लास्ट बैच है। 50 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको लग रहा हो तो हम आपको 50 दिन, हाँ, लेकिन उनके लिए ही मैं करा सकता हूँ। कहता हूँ मैं कुछ भी करा सकता हूँ जो स्मार्ट हैं, जिन्होंने कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है। और फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को 50 दिन में वहाँ भी मैं बहुत कुछ नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ फिर पैसे व्यवहार तो नहीं, वो सब जाना नहीं। आते हैं अपने यूपीपीसीएस में मेन एजेंडा पर, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यूपीपीसीएस यहाँ 6 पेपर्स होने हैं आपके, पेपर 1 to पेपर 6। ठीक है, उसका डिटेल शेड्यूल क्या है, कैसे कैटेगराइजेशन है, वो मैंने दे रखा है। टेलीग्राम के चैनल पे लिंक है, उस पर आप देख सकते हो। तो यूपीपीसीएस में कई इश्यूज़ होते हैं कि क्या करना चाहिए। बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आप देखोगे वो GS 1 to 6 जाओगे, फिर एसए है, फिर हिंदी है, ये आपका काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसमें आपको क्या करना है, अपने आप को 8 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको अपने आप को होल्ड देनी है। आप GS 1 का आप जहाँ पेपर देखेंगे तो वहाँ आपके पास क्या सेक्शंस होते हैं, वहाँ पर आपको हिस्ट्री मिलेगा, और हिस्ट्री भी ऐसे नहीं है, उसमें आपस में कैटेगराइजेशन है। आपको उसमें कल्चर मिलेगा, कल्चर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ पर। फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगा, फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा। तो काफ़ी वहाँ पर मतलब कि बड़ा सेक्शन है आपका ये अपना। और लेकिन अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बोलता रहूँगा बीच में, इसको संवाद की तरह लेना यार, कोई एक उसकी तरह मत लेना, जैसे होता है ना जल्दी से बिल्कुल मिल जाओ। हाँ, तो जो भी चीज़ होगा ना टाइम लगता है। तो अब जब पूरा वीडियोस देख लोगे ना आप लोग, एक इंसान का 10 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको इस वीडियो में जाएगा। क्योंकि अक्सर मैं यूपीपीसीएस के लिए मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इधर बोला हूँ और भी, लेकिन यहाँ आपको विस्तृत में दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग ले लो अच्छे से और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था। ठीक है, GS 1 के जो हमारे सिलेबस हैं ऐसे हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अब ये हमारी चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा यूपीएससी और यूपीपीसीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ के लगे यहाँ अच्छा करते हैं, लेकिन अब देखिए जैसे ज्योग्राफी वहाँ करने हम जाएंगे, अगर ज्योग्राफी हम वहाँ करने जाएंगे, अगर हम वहाँ पर, तो यहाँ पर देखो वहाँ अलग पैटर्न है वहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा वो कुछ क्वेश्चन इनके फिक्स हैं, वो उसी पैटर्न में चल रहे हैं। हाँ, जैसे इनका ओशन करंट ये पूछ ही रहे हैं, ये कहते हैं इरोजनल लैंड फॉर्म और डिपोजनल लैंड फॉर्म ये पूछ ही रहे हैं। माइग्रेशन यहाँ पूछता है, ये एक यहाँ का पेट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, फ्रंटियर्स है, बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी में आपको दिखेंगी ये चीज़ें। ये थोड़े से यूपीएससी के क्वेश्चन को ये रिपीट भी कर देते हैं। जैसे इन्होंने कल्चर में वैदिक का जो लिटरेचर क्वेश्चन आया था, क्योंकि
क्योंकि यहाँ सिलेबस में है कि वैदिक लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म लिटरेचर है, वो अपने किस तरह से उसने ह्यूमैनिटी के लिए सर्व किया सब कुछ। तो ये एक क्वेश्चन है जो आ चुका है यहाँ पर। तो वैदिक को यहाँ 2 बार यूपीपीसीएस ने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया है। और ये मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर 2017 तक जो प्रणाली थी वो अलग थी। 2018 में जो हुआ सिस्टम चेंज हुआ, वहाँ पर एक ऑप्शनल हो गया और आपका एक ऑप्शनल हो गया, और आपके ये तो अपने 4 पेपर्स आपके थे, ये जीएस के अपने आप के थे। तो उस समय के बाद थोड़ा सा चेंज आया, 4 पेपर्स जब आए, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, तो वहाँ से तो आपको अगर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने भी हैं तो 18 है, 19, 20, 21, 22, 23 तक के देखने हैं, 6 साल के देखने हैं। और उन 6 पेपर में क्या टेंडेंसी रही है, क्या रिकरिंग थीम्स रही है, किसको उन्होंने ज़्यादा पूछा है, उसका डिटेल एनालिसिस कहते हैं टेलीग्राम के चैनल पर मैंने डाल दिया है, वहाँ प्रॉपर है। टेलीग्राम का चैनल बहुत आपका फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करता है। अगर मैं कह रहा हूँ कोई लड़का कभी आपको सिंसियरली कह रहा हूँ मुझे मैसेज करेगा कभी, और ऐसा हुआ भी है कि केवल आप चैनल पे मेरे को, टेलीग्राम के चैनल, स्पेशली चलो यूट्यूब पे हैं चीज़ें, ज्ञान की बातें हैं, टेलीग्राम पे जो थोड़ा सा एडवांस है, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिखती हैं वहाँ पर, क्या कि आंसर्स वहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूशियल इस एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पर कितने अच्छे तरीके से आंसर्स लिखे हुए हैं, कैसे एवेल्यूएट होते हैं आंसर, क्या चीज़ को देखना है वो वहाँ पर पढ़ा है, शेड्यूल किसी भी चीज़ का कैसे होता है, क्या प्लानर होता है, कैसे मैं जो अभी बता रहा हूँ ना, इसकी पूरी प्लानिंग मैंने दे रखी है। आपको कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना है, केवल आप इसको प्लानर को अगर सेल्फ अपने आप से कर सकते हो स्ट्रिक्टली, जो मैंने डिज़ाइन किया है इसको, कि 80 दिन की इसमें डेली आंसर राइटिंग है 3 क्वेश्चंस की, ठीक है। बीच बीच में जब आपके सेक्शंस कंप्लीट होते जाएंगे तो क्या होता है कि 6 आपके 12 टेस्ट हैं, हर सेक्शन, हर एक पेपर में 2 टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे। फिर क्या होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड जब स्टेज पे हम पहुँचते हैं, जब थर्ड स्टेज पे जब हम पहुँचते हैं तो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस के फॉर्म में वो सब चीज़ें जाएंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 ये रहेगा कि आपको डेली बेसिस पे कुछ सिखाया जाए, कुछ कराया जाए, आंसर्स लिखवाए जाएँ। जैसे जो फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है, यार तुमने गए मॉक टेस्ट लिख लिया, तुमने संडे का टेस्ट लिख रहे हो, पता चला थोड़ा सा पढ़ के गए, थोड़ा सा नहीं लिखा, थोड़ा सा वहाँ पर पहुँचे और तुमने वो कर दिया। तो ये है ना, वो इस गेम में तुम फंसो मत यार, पहले सीखो, नहीं लिखोगे कैसे। तो इसी मैं भी चाहता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज़ में चलाता ही नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ। मेरी टीम कहती है सर आप करवा दो टेस्ट सीरीज़ को, टेस्ट सीरीज़ सही संडे मुझे ऐसा कुछ, मुझे लगता ही नहीं कि वो बेनिफिशियल बहुत हो सकती है। जब आपको अभी आप अगर आपको पता चल अब आपको किसी भी एरियाज़ का पता होना चाहिए ना, पहले कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या है, किस तरह से वो करना है अपने हिसाब को। जो पुराने, देखो एक कस्टमाइजेशन होता है, देखो जो पुराने 4-5 साल से लिख रहे हैं या 2-3 साल से जो भी लिख, उनको पता है कैसे वो क्या करना है। लेकिन मैं उनके लिए भी, जो हमारे वहाँ जो होता है रैंक प्रोवाइजेशन के लिए जैसे लोग आते हैं हमारे पास, तो उनको भी मैं उसी में ही ले जाता हूँ, क्योंकि आपको जब तक आप लर्निंग टेबल पर नहीं रहोगे ना, क्योंकि बात ये है ना कि युद्ध जो होते हैं ना, हमेशा कहते हैं, जो आप जिस टेबल पर बैठ के मैं बैठा हूँ पढ़ाता हूँ, चाहे आपको मैं समझा रहा हूँ, चाहे आप इस पर लिखते हो बैठ के, वहाँ पे लड़े जाते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम क्योंकि यहाँ प्रिपरेशन होगी, एग्ज़ाम में बस होगा उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको चीज़ों को रखना है। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, जहाँ पर रिपीट होते हैं वो आपको मैं बताऊँगा आगे, कि उसमें हर जगह नहीं रिपीट होते हैं, वहाँ पर भी, ठीक है। यूपीपीसीएस के पेपर में तो जीएस1 के पेपर में ये था, मैं स्लाइड में बता रहा हूँ, समरी दे देता हूँ पूरी आप लोग को, जो लोग नए हैं, फ्रेशर्स होंगे, पता भी चल जाएगा क्या होता है। जीएस2 की तरफ आप अगर जब मूव करेंगे जीएस2 में, तो वहाँ पर हमारे इंटरनेशनल लीडरशिप मिलेगा, आपको गवर्नेंस मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा। पॉलिटी एक बहुत सब्सटैंशियल पोर्शन है, और बिहार वाले जो आप लोग सुन रहे हो तो देख लेना कि आपका आईआर है या पॉलिटी है, ये मिल जाएगी, और गवर्नेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पोर्शन आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। पेपर थर्ड में जब आते हैं आपके, तो वहाँ पर आपको मिलेगी इंटरनल सिक्योरिटी मिलेगा, आपको एनवायरनमेंट मिलेगी, वहाँ इकोनॉमी मिलेगा, आपको साइंस टेक मिलेगा, वो कहते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट मिलेगा। 5 चीज़ें होती हैं ये पेपर थर्ड की। पेपर 4 में कहते हैं क्या है, पेपर 4 में पेपर 4 में हमें क्या मिलता है, पेपर 4 में हमें एथिक्स है, हमारा एथिक्स बहुत सब्सटेंशियल पार्ट है, एथिक्स को समझना और उसको करना। और लेकिन ये भी कहते हैं यूपीएससी से इसका एथिक्स जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, केस स्टडीज़ को काफ़ी वैल्यूज़ हैं। जब आप यहाँ को देखेंगे, अब इसको देखेंगे, अपने यूपीपीसीएस को देखेंगे, को केस स्टडी वो एक बड़ी वाली 12 नंबर की, एक छोटी वाली 8 नंबर की, या बहुत हुआ तो 3 केस स्टडीज़ वो पूछ रहे हैं। उनका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है उस पर बहुत फोकस्ड है। और जो भी लोग दे रहे हैं एथिक्स में, जो सुन रहे होंगे मुझे, जो भी पीएससीएस का, वहाँ नंबर नहीं मिल रहे हैं एथिक्स में, नहीं मिले लोगों को वहाँ से। हमारे तो ठीक आते रहे, क्योंकि एथिक्स तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो वहाँ आते रहे, लेकिन लोगों के वहाँ बहुत नंबर ख़राब आते रहे हैं, क्योंकि उसका एक अलग पैटर्न है, उसको लिखने का एक अलग तरीका है, वो सिंपल तरीके से नहीं लिखे जाएंगे, वो
वो जिसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये रहा है ना, जैसे बीपीएससी कमीशन में अगर मैं बहुत अच्छा उधर कंफर्म कर भी रहा हूँ तो उसका एक रीज़न ये है कि मुझे पैटर्न मालूम है कि कैसे क्या है, मैंने उसमें पीएचडी की है, मैंने उसको वो किया है। वही काम आपके यूपीपीसीएस में है कि कैसे अब क्या करना वहाँ है। वहाँ अब की बार एक फुल फ्लैश बैच आपका सुपर 20 के फॉर्म में ये आ रहा है, तो इसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या करना है। जो भी लोग जुड़ेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, जो नहीं जुड़ेंगे ऐसे उसके लिए मैं प्लानर दे रहा हूँ। मैं बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत जो कायदे की चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए यूज़ होंगी वो हैं, ठीक है। ये यहाँ तक इनका हो गया। यूपी मैं बता दिया कि एथिक्स में क्या यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक। और क्योंकि ये जो देखो मैं ये तीनों कैटर करता हूँ बस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बाकी मैं कुछ नहीं कराता हूँ, बस यही कराता हूँ। तो इन्हीं के जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे जो प्लेटफॉर्म पे होंगे सिविल्स पर जो ये वीडियो जाएगा तो उनको भी पता चलना चाहिए कि भाई अगर वो कोई बीपीएससी वाला स्टूडेंट है तो उसका आगे पता चलना है। बाकी मैं कुछ भी नहीं कराता हूँ, मैं हवलदार या एसआई या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन मैं नहीं कराता हूँ, और अदर स्टेट पीसीएस की भी मैं नहीं कराता हूँ। बस मैं ये तीन ही मैं कराता हूँ, बस ये मेरा फील्ड ऑफ एरिया है। तो इसको चलते हैं। 5वां सेक्शन जो यहाँ का है और 6वां जो इसमें पड़ता है, तो ये आपका जो सेक्शन है ये आपका ये है, आपका पड़ेगा यूपी का, स्पेशल है यूपी का। और यूपी के जब इन्होंने स्पेशल बनाया है, यूपी 5 का पेपर है और यूपी 6 का पेपर है, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें पूछ रहे हैं। यूपी की इंटरनल सिक्योरिटी पूछेंगे, यूपी की हिस्ट्री पूछ रहे हैं इसमें, यूपी की पॉलिटी पूछेंगे, यूपी का गवर्नेंस पूछेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री है, यूपी का आपका ये एनवायरनमेंट है। तो ये इन्होंने सब चीज़ें रख रखी है। तो 5-6 पेपर, 5-6 को इन्होंने पूरा क्लब कर रखा है, प्रॉपर कहते हैं। और पिछली बार क्या हुआ, पेपर 6 में नंबर नहीं अच्छे आए, लेकिन हो सके अब की बार आए उसमें नंबर, तो क्योंकि बहुत कायदे से चीज़ें किया हुआ है। तो ये सब है, एक ब्रीफ है कि ये पेपर 1 टू पेपर 6 ये है। और एस्से होता है, उसके 3 थीम हैं और उसी तीन थीमों पर वो एस्से आते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं, उनकी अपनी अलग थीम है और उसके ऊपर आते हैं एस्से। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो लिटरेचर एक पहले वाला रहता है, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ रहता है, दूसरे में कुछ अपने क्लाइमेट का, एग्रीकल्चर का, तीसरे में एक अपना इश्यूज़ है। तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं ये सिलेबस लेके बैठा हूँ, ठीक है, यूपीसीएस का, तो मैंने अपने साइट पे भी डाल दिया है इसको कहते हैं आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये जो है ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि GS1 है, ये GS2 की तरह ऐसा ही है, GS3 है, GS4 है। जो 6 ईयर्स में इन्होंने पेपर्स पूछे हैं, 6 साल में इन्होंने पेपर्स जो पूछे हैं, तो उनकी क्या रिकरिंग थीम्स थी, तो वो मैंने पूरी बहुत वेल डिज़ाइन करके ये सिविल्स के चैनल पर डाल दिया है। आप उसका प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि उस थीम को आपके दिमाग में रहे कि क्या पूछा जा रहा है, क्या एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर सिलेबस लंबा होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं, देखो यहाँ देखो ये है कि यहाँ 20 क्वेश्चंस का वो है, और 8 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। पेपर कंप्लीट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो आप फास्ट मोड में आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी पेपर छूट जाते हैं तो भी नहीं सिलेक्शन होता है। ये होता है अगर सर्टेन लेवल पे आप पेपर कंप्लीट कर देते हो और ठीक ठाक एक एवरेज स्टैंडर्ड राइटिंग से आप अगर पेपर कंप्लीट कर देते हो, यहाँ पर आपका सिलेक्शन या इंटरव्यू कॉल तो ऑलमोस्ट आ ही जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें स्पीड का बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आंसर राइटिंग में स्पीड की बहुत वैल्यू है। होता है क्या होता है यार, देखो जैसे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज़ नहीं करनी चाहिए उस तरह से, क्योंकि भैया जो लोग पुराने हैं वो तो कर लो, ठीक है। जो नहीं है यार, अभी पता ही नहीं कैसे लिखना है, तो फिर तो आपको डेली लिखो यार कुछ ना कुछ, तो उस पर ज़्यादा वो होगा। फाइनली जाके आप उस तक पहुँचो, चीज़ें तभी 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस मैंने बता रखा है आपको। क्या फेयरनेस जो है आपका, ठीक है। अब जो भी है यूपीपीसीएस कमीशन में कई विसंगतियाँ हैं, लेकिन हम लोग को इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करेंगे। लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, हम लोग भी इसमें सेलेक्ट होकर निकलेंगे आगे इसमें। तो क्या करना है आपको अपने उसमें, देखिए हमेशा क्या कर दिएगा, जो 6 पेपर्स हैं आपके, उनके सबके एक छोटे छोटे रजिस्टर्स बना लो, या ऐसा करो एक रजिस्टर में 2 एक रजिस्टर में 2 पेपर कवर कर लो, ठीक है। और ये करना कि देख जब उन्होंने पेपर 5 और पेपर 6 वो दे रहे हैं, तो वो जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे यूपी के इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की, यूपी के इंडिया गवर्नेंस वहाँ है तो यहाँ भी गवर्नेंस है। तो वो जो सेक्शंस हैं जो आप पढ़ते रहे हो यूपीएससी में या उसमें, तो वो जो सेक्शंस हैं उसको इसके, और ये जो सेक्शन है इसके कहते हैं साथ में कंपाइल करके नोट्स बनाओ, साथ में इनके रहें, और एक कॉपी से ज़्यादा मत बनाना। और क्योंकि क्या है ना, समय कम रहता है, और वहाँ पर जो लोग पुराने हैं उन्हें पता हो, अगर आपको तो एक रफ़ आइडियाज़ भी हो किसी चीज़ के बारे में ना, तो काफ़ी हद तक कहते हैं वो चीज़ें वहाँ से मैनेज हो जाती हैं। सोर्सेस क्या होंगे, हाँ, तो सोर्स आपको, जैसे सोर्स उसका भविष्य का क्या सोर्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसके भी मैं डाल दूंगा अभी इस वीडियो के बाद, कहते हैं जो डिटेल्स में वो मैं डाल दूंगा। तो मैं बोलूँ क्या, वो मैं आप देख लेना उसको, उस चीज़ को।
तो वो सोर्सेज का कोई इशू नहीं है। हाँ, ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। सारी बातें कहते हैं आपकी रिवीजन पे ही मैटर करती है, क्योंकि आप क्या होता है ना, जितनी पढ़ाई होनी चाहिए हम लोग करनी हो तो 3 घंटे के लिए करनी है। पढ़ाई नॉलेज बेस के लिए नहीं करनी होती है। पढ़ाई कहते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की होती है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहोगे, फ्रेशर जो हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहोगे, केवल पढ़ना चाहोगे और खूब पढ़ना चाहोगे तो उससे थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अप्रोच जो होता है ना वो किंग होता है किसी भी एग्ज़ाम में, और इसका भी यही हाल है कि कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम्स को। तो एग्ज़ाम को यही जो हमने बनाया है डिज़ाइन, उसका मैं आपको दे दूँगा, उसको और टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, तो उस डिज़ाइन और पैटर्न को आप लोग फॉलो कर लेंगे 3 स्टेज की, वो जो है डिज़ाइन पैटर्न जो है आपके पास। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू कॉम्प्रिहेंसिव मेक अ स्ट्रक्चर दैट सूट्स टू आवर रिक्वायरमेंट्स, जो हमारे रिक्वायरमेंट को सूट्स करती है उसको करेंगे। वी विल बी डूइंग, कहते हैं जनरल ऑल द पेपर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 6। अपार्ट फ्रॉम डैट कहते हैं द एसे हैज़ टू बी डन, द हिंदी पेपर हैज़ टू बी डन। तो हिंदी के लिए आप क्या करना है, वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसका, और पुराने पेपर्स को ज़्यादा उसको अच्छे से कर लोगे तो उसमें हिंदी अपने आप की हो जाती है। दृष्टि की जो अपनी दृष्टि घटना चक्र जो आती है अपनी बुक, उनकी मुहावरे के लिए वो ठीक रहती है, वो ठीक ठाक, वो पुराने बहुत दूसरे कमीशंस के भी जो मुहावरे होते हैं वो ठीक ठाक उनका कंपाइलेशन रहता है। एस्से का भी अपना क्या हिसाब किताब है, एस्से मैं बोलूँगा, मैं आऊँगा, मैं बता जाऊँगा एस्से को आपको। और वैसे दृष्टि ठीक है एस्से के लिए, उनके साइट्स पे जाना, कुछ अच्छे पढ़े हुए उनकी बुक जो है, उनकी कहो या निशान जैन की जो बुक है वो अच्छी बुक है, उस पर आप कर लेना एस्से। GS 1 to 4 के मैंने वो कंपाइलेशन दे रखे हैं वो, और 5 और 6 पेपर का मैं खुद दूंगा ना उसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, मैंने देख लिए हैं सारे सोर्सेज, चाहे अभ्युदय का सोर्स हो, चाहे और भी सोर्सेज हैं उसके, ओनली कई मैं नाम नहीं लूँगा, सबका वो लगेगा। कोई बहुत कायदे से कोई कोर्स सोर्स है नहीं उसका, जिससे कि आप बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल जाए, तो नहीं मिल रही उससे चीज़ें, ठीक है। और बाकी अगर GS 1 to 4 आप लोग UPSC से कर रखें तो उसको उसी से फॉलो करेंगे, वही रखेंगे। और थोड़ी जो चीज़ें हैं, थोड़ी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको अलग से, जो सिलेबस से थोड़ा इतर हैं, जैसे ज्योग्राफी में मैंने बताया, तो उसी तरह सारे सेक्शन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें इतर हैं, तो वो आपको उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या है कि आप लोग हर चीज़ को, जैसे होता है ना, हर चीज़ को थोड़ा डिफरेंट करके रखना। जब आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, तो इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, बॉडी है, स्ट्रक्चर है, तो इसको सबको अलग से कर रखो कि इंट्रोडक्शन है, अगर दिक्कत हो रही है तो 10 इंट्रोडक्शन लिखो, 20 इंट्रोडक्शन लिखो, कंक्लूजन है 10-15 कंक्लूजन मारो। जिस चीज़ में एरिया में दिक्कत हो उसको ऐसे ही कराता हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे ही करना रहता है कि यार बार बार वही दिक्कत हो रही, वही करना है। अगर डायग्राम करना है ना एग्जाम, उसमें ही नहीं बनाना है, 10 क्वेश्चंस लो अपने जैसे 10 क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, तो उठाओ और बनाओ बैठ के आधा घंटा उसमें डायग्राम की, किस में कौन कौन से डायग्राम बन सकते हैं। 10 क्वेश्चंस के हमने डायग्राम उठा के बना डाले एक साथ में, तो पता चला कि 10 क्वेश्चंस का आपने डायग्राम बना, डायग्राम बनाने में, क्योंकि कोई कहता है ना मेरे को बनाने में नहीं आते हैं, अरे कैसे नहीं आएंगे यार, बनाओ। तो जब तुमको क्वेश्चंस देख रहे हो तुम कुछ और सोचो ही मत, केवल डायग्राम सोचो। तो 10-10 क्वेश्चन लेकर 10 दिन बैठो, वो ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो आंसर राइटिंग जो हम कराते हैं ना, कुछ ऐसा ही स्पेशल मैं करा के कुछ ना कुछ तरीके से सुपर करा देता हूँ। तो पहले और अच्छा कराता था, क्योंकि अब 100 बच्चे करा रहा हूँ, जितने बच्चे बढ़ेंगे थोड़ी तो क्वालिटी गिरती है, लेकिन मैंने बढ़ाई है क्वालिटी। रीज़न इससे बढ़ाई है क्योंकि मैंने कंटेंट जो थी मैंने उसकी क्वालिटी मैंने बहुत सारी बढ़ा दी अपनी, उसकी अब एक्सीलेंट करी है। और जो भी अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेंटरशिप मेरी जो होती है वो 24/7 होती है, लेकिन होती उन्हीं के लिए है जो सिंसियर है और जो कहते हैं रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, और जो कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, वो जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जो इसकी तारीफ़ मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो कहते हैं आप भी इससे जुड़ेंगे तो आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा, एल्सवाइज मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ का बोलने का, ठीक है। तो इसको क्या करना है अब, हाँ, नोट्स मेकिंग का क्या है कि नोट्स मेकिंग बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं सारे टॉपिक पे, और करना क्या है यार, ध्यान दे लो कि जैसे पेपर 4 है, 5 है, 6 है, ये थोड़ा स्कोरिंग है यार, एक ही तरह की चीज़ें हैं, बहुत वो नहीं। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ ना, जब 1 2 3 कर लो, उसके बाद 5 6 का बनाओ, ठीक। तो वो आपको थोड़ा जितनी है आपको कॉन्सेप्ट सब वो पढ़ लियो, जो भी कोई गवर्नेंस का है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ भी कॉन्सेप्ट है वहाँ का आप पढ़ लियो, और वो अप्लाई करना अभी सर 5वें 6वें में इन्होंने यूपी के परिवेश में वो चीज़ लिखनी है आपको। फिर क्या होता है कि वहाँ इंपॉर्टेंस क्या सोर्स होता है, आंसर राइटिंग में बताना, तो वो बूस्टर मटेरियल्स होते हैं, उसमें क्या मैं देता हूँ, उसमें क्या किया जाता है, उसमें मैं सोर्सेज देता हूँ कैसे क्या करना है। अब आप जैसे हिस्ट्री होता है वो फैक्चुअल है, तो उसमें डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, ये बहुत आपको एक तरह से पता चला। कोई भी इशू आप पढ़ रहे हो ना, जैसे मौर्यन आर्ट पढ़ रहे हो, तो पता होना चाहिए भाई क्या कौन से एग्जाम्पल दूंगे या कौन से फिगर्स यहाँ यूज़ होंगे, उसको लिख लो वहाँ पर अपने,
ज्योग्राफी में अगर आप आ गए तो उसी तरह के अपने वो देख लो अपने कि अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर ये फ्रंट्स के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट वो बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ प्रॉपर, वो बना के रख लो यार अपना एक जहाँ। एक ये हमेशा इरोजनल लैंडफॉर्म और इरोजन के बाद जो लैंडफॉर्म बनते हैं, डिपोजिशन के बाद जो बनते हैं लैंडफॉर्म्स, और कई एरिया में चाहे ग्लेशियर में चाहे विंड से ये पूछ रहे हैं उसको, तो आप उसको एक जहाँ बना के रख लो। और आप क्या करना है, जब आप जैसे कि मैप्स है ना, तो इंडिया का मैप बना लो, यूपी का मैप बना लो, वर्ल्ड का मैप बना लो, क्योंकि आपको जानते हो ये हमेशा हर जहाँ आएंगे, काम आएंगे। क्योंकि जब आईआर लिखोगे तो भी काम आएगा, जब ज्योग्राफी लिखोगे तो भी काम आएगा, ठीक है। और भी अपना जब कभी कभी जानते हो बहुत स्टाइल से कहते हैं वो, और भी उसमें भी थर्ड पेपर में भी काम आ जाता है, इकोनॉमिक्स में भी काम आ जाता है। तो हर एरिया की देखो अलग अलग यूटिलिटी है हर एरिया की। तो आगे जब मैं आऊँगा तो मैं बहुत डिटेल में हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, GS1 को चाहे GS2 में। अभी मैं बहुत सरफिशियल बता रहा हूँ सब कुछ, और रीज़न ये होता है ना कि ये है तो थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है। टफ इन द एग्जाम्स इन द सेंस, अगर इसकी अप्रोच अगर सही नहीं रहेगी तो ये तो मतलब डुबाने वाला एग्जाम है, क्योंकि डूबे हम भी हैं तो हमें मालूम है कहाँ से करेंगे, डूबने का क्या दिक्कत है यहाँ से, क्योंकि सिलेबस लार्ज है, वास्ट है। तो ये तो है ही। और साथ में ये है कि इसको अप्रोच बहुत देखोगे, कभी कभी सुनने में आता है यार उसको तो हल्का सा मालूम था। यार ठीक है, जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम्स को वही मालूम रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम निकालने भर का आना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये अपने रखेंगे। तो नोट मेकिंग में बता रहा था, नोट्स अपने छोटे छोटे बनाना है, 3 रजिस्टर ले लेना है और 2-2 सब्जेक्ट को उसमें कंपाइल करके रखते रहना है। क्या करना रहता है, जो भी पढ़ते रहोगे ना, यह ध्यान में ये रखना कि पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, थोड़ा हमें लिखते चलता रहना है। और लिखना ऐसे नहीं, जो अपना आंसर राइटिंग जो करते हो कहीं भी करना होना जो भी, साथ साथ अपना, क्योंकि जानते हो वो आंसर राइटिंग बहुत फ़ायदे नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। लोगों ने 2-2 रजिस्टर 3-3 रजिस्टर भर दिए हैं और फाइनली बेकार हो गया मामला। क्योंकि क्या है ना, अपने आप को डिज़ाइन कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तुमसे बड़ा किंग कोई नहीं है, ना तुम्हें कोई ना तुम्हें कोई ज्ञान दे सकता है, ना कोई तुम्हें बना सकता है, ना मेक काम आएगा ना ज्ञान काम आएगा, काम तुम ही आओगे अपने। तो अपने ऊपर ध्यान देना, समझ रहे हो। तो इशारा मालूम होगा लोगों को जिसको मैं इशारा कर रहा हूँ, तो आप खुद ही काम आओगे अपने आप के। तो अपने आप पर ध्यान देना, अपने आप पर उस चीज़ें करो, इस चीज़ को। तो जो नए हैं वो इस चीज़ को समझें कि कहते हैं आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ मत लिखना, उससे पहले आप थोड़ा सीखो, समझो, उस चीज़ को करो। तो मैं नोट मेकिंग बता रहा था, इसमें यही चीज़ें रखनी है अपने ध्यान में। और बूस्टर कंटेंट को क्या रखना है, तो ऐसे ही है। बूस्टर कंटेंट आपको हर एरियाज़ के, जैसे बता रहा हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसमें तो मिल जाते हैं आपको, बहुत फैक्चुअल है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, वो डायरेक्ट वहाँ लिख देना पड़ता है। इसके बाद अगर इसी के अगर सोसाइटी है उसमें फैक्ट्स ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 का जो रिपोर्ट आई वो कहीं ज़रूरत पड़ेगी। अर्बनाइजेशन की जो है, जो डेटा की रिपोर्ट आई है, तो वहाँ अगर अर्बनाइजेशन क्वेश्चन आएगा तो वहाँ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। माइग्रेशन क्वेश्चन में आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सेंसस 2011 के कुछ आपको डेमोग्राफिक के डेटा की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ उसको रखोगे आप, ठीक है। क्योंकि अगर सोसाइटी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे चेंज हो, क्योंकि वो पूछते हैं कि कैसा इंपैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, लिबराइजेशन को वुमेन पे या किसी पर। तो आपको कुछ कुछ डेटाज मालूम होने चाहिए, चाहे मैंने अभी बताया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, तो उसका काफ़ी अच्छा डेटा उसके आते हैं। चाहे आप कहीं और किसी और जहाँ से जो भी डेटा आ रहे हैं, तो उनके भी नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट्स आती रहती है। फर्स्ट पेपर में इस तरह से अपना काम चलता है। सेकंड पेपर की तरफ जब आएंगे तो पॉलिटी चलता है। तो पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डालना ही पड़ेगा, आर्टिकल्स डालना ही पड़ेंगे, शेड्यूल्स आपको डालना ही पड़ेंगे। कुछ अच्छी अच्छी बात जो इमिनेंट जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कही है, तो वो आप उसमें वो डालते ही रहोगे। तो ये आपका पॉलिटी का ये सब कुछ इससे हो जाता है। गवर्नेंस में कुछ चीज़ें लिखते ही रहोगे, उसमें भी जैसे डालते रहोगे। जैसे मैं बोल देता हूँ कि अब कोई गवर्नेंस क्वेश्चन है वो आप लिख दोगे, गवर्नमेंट इज़ फाइल एंड गवर्नेंस इज़ लाइफ, पीएम मोदी ने कहा है, मोदी जी ने कहा ही था। और चाहे आप गवर्नेंस में आप ये भी लिख सकते हो, उसमें स्मार्ट गवर्नेंस से भी आप जोड़ दो, उसके जो 4 फैसेट्स हैं अपने, तो अगर उनको भी आप जोड़ो, उसको कहते हैं पिलर्स ऑफ गवर्नेंस क्या होते हैं, ये सब तरीके होते हैं जो उसको कहने की बातें होती हैं। तो करेंगे। आईआर में आपके मैप्स ऑप्स यूज़ होते हैं उसमें भी, और पूरी एक वो है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो कैसे इवॉल्व करती है, वो कैसे आगे जाती है, और वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री उसको क्या सोचती है, और हमने कैसे कहाँ कैसे मूव किए हैं हमने नैम से, और आज हमारी जो पॉलिसी इस समय चल रही है मल्टी अलाइनमेंट की तक हम पहुंच गए हैं, तो वो क्या कैसी ये जर्नी रही है। तो वो अपना आईआर में आपको इस चीज़ की वो दिखेगी, झलक दिखेगी। पेपर थर्ड की तरफ जब हम जा रहे हैं तो पेपर थर्ड में हमें क्या दिखता है, वहाँ इकोनॉमी दिखता है, और इकोनॉमी ये ठीक ठाक पूछते हैं, और बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर है ये। और इसमें कुछ सालों में नंबर नहीं मिले, बाद में इन्होंने नंबर दिया है इसमें। तो इकोनॉमी अच्छा वो है। और इकोनॉमी की बुक जो होती है घटना चक्री, अच्छी किताब है वो इकोनॉमी की। बाकी उनके जो भी आते हैं 6 शेड्यूल जो मॉड्यूल्स हैं उनके, अब क्या बताऊँ यार,
नहीं सही है। ये तीसरी वाली ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है, ये बाकी उनके नहीं ठीक है उतने, लेकिन तीसरी ठीक है, उनकी ले सकते हो, अच्छी है वो और काफ़ी ठीक है वो। और तो आप उसको देख लेना। इकोनॉमी में आप अगर जब पहुंच रहे हो तो यहाँ पे भी आपको नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमी के लिए अपनी। फिर इकोनॉमी के जो भी अपने नई जो प्लान होती हैं, जो नई पॉलिसीज़ होती हैं, तो इसमें भी ऐसे ही करना। यूपी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ में 50-25 रट लेनी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की रख लेनी है, और जैसा भी जब आएगा क्वेश्चंस तो उसमें हम इंक्लूड कराते चलेंगे, उसमें चलेंगे। इसमें भी अपने कनेक्टिंग डायग्राम्स होते हैं और सोर्सेज, इसमें रेफरेंस, ये पेपर थर्ड जो है वो रेफरेंस वाला पेपर है कि जितने भी आप रेफरेंस में मेंशन कर सकते हैं। वो मेरे राइटिंग आंसर राइटिंग के अलग रूल्स होते हैं, ब्रैकेट रूल्स मैं लगाता हूँ, बताता हूँ, तो वो है। तो पेपर थर्ड में ही आपको मिलेंगे। अब जब इंटरनल सिक्योरिटी पे आते हो तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, हमारे कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या, अभी रिसेंट ही था, पहले था ही नहीं हमारे पास, तो वो आया है। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में, तो उनके भी अपने क्वेश्चन से वहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। आप जब भी देखोगे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, चाहे साइबर सिक्योरिटी पे वो काफ़ी उनका फोकस्ड है, तो वो आप चाहे उसको इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट जोड़ सकते हो, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट जोड़ सकते हो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ ठीक ठाक पूछते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन यहाँ रिपीट किए हुए हैं यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये चीज़ें हैं अपनी। तो साइंस टेक भी ठीक ठाक है, साइंस टेक आप कर सकते हो, करंट पर्सपेक्टिव से वो पूछ रहे हैं ठीक ठाक। तो ये हैं डिसास्टर मैनेजमेंट, ये कोई फाइल किसी की भी ले लेना, फाइल के फोरम की, विजन की, किसी को ले लो, 60-70-80 पन्ने की फाइल्स हैं, वो ठीक ठाक है। वो सोर्स मैंने लिखे हुए हैं, वो चैनल पढ़े हुए आप लोग लिख सकते हो वहाँ पर, तो वहाँ से वो कर सकते हो आप, तो वो ठीक ठाक है। तो एनवायरनमेंट का तो चलो यहाँ पे जो करंट, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या किसी के नोट से पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है एनवायरनमेंट और नंबर उतने क्वेश्चन आते नहीं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ सेक्शंस आपको इसमें चाहो तो छोड़ भी दो, अगर जो फ्रेशर्स हैं छोड़ भी देना, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्योंकि रीज़न ये है ना कि छोड़ने का तात्पर्य ये होता है तो फिर क्योंकि पता चला पूरा पढ़ के चलेगा वो आया ही नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, तो एक सर्टेन लेवल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है कुछ चीज़ों से, उसके बाद पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। आप और ये कहो कि सर मेरे को डायरेक्ट वही क्वेश्चन बता दो एग्जाम में आना है, यार वो रट्टाफिकेशन में आता है, वो एग्जाम में नहीं याद आएगा, नहीं लिख पाओगे। पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, तो वो होगी तो उसको पता चलेगा, आदमी उसको लेता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के बाद पता चलेगा, उसके बाद प्रेडिक्ट करता है भाई कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो पेपर 3 का लिए ये हिसाब किताब है। पेपर 4 में एथिक्स है, इसको बहुत अच्छे से करने लायक पेपर है, और इसमें समझो केस स्टडीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डायग्राम्स लगेंगे, कुछ कोड्स लगेंगे आपके, और जितने भी आपको हेडिंग्स इसमें दी हुई हैं, ठीक है, चाहे एटीट्यूड है, चाहे एप्टीट्यूड है, उसने आपने, और पूरा गवर्नेंस। अब जैसे पेपर 2 और पेपर 4 देखना, ये पेपर 2 के जो टीचर होते हैं पेपर 4 बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें मैच करता है। आरटीआई वहीं पे पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, सिटीजन चार्ज वहाँ पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। और सेकेंड IRC के जो एथिक्स इन गवर्नेंस है, वो जो 4th रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक ठाक यहाँ काम चल जाएगा आपका, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। तो आप उनकी डेफिनेशन, अगर जो हेडिंग जो दी हुई है, केवल आप उनकी हेडिंग लिख लो, उनके 2-2 एग्जाम्पल, कोई अच्छे एग्जाम्पल लिख लो, और कोई छोटी केस स्टडीज़ आप लिख लो अच्छी हर चीज़ की, और अपनी फील्ड्स की, तो वो थोड़ा सा रहेगा। और मैं कहूँगा ये आप लोग को कि पेपर 4 से स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि पेपर 4 क्या है ना, आपको एसए में भी बहुत हेल्प करता है पेपर 4। और पेपर 4 कहते हैं आपको क्या करेगा ना, एक चीज़ और, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल अच्छे सोचने पड़ते हैं, केस स्टडी सोचनी पड़ती है, तो आपने एक बार पढ़ लिया, उनकी डेफिनेशन आपने देख ली कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब आप कहते हैं न्यूज़पेपर में वो पता चला वो एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे परसुएशन का एग्जाम्पल है, मोदी जी वो कर रहे थे कि सेल्फी विद गर्ल का इनिशिएटिव चला रहे थे, या कोई और अपना वो गैस के, जब वो उज्ज्वला में जो बांट रहे थे जब उस समय, तो उस समय जो परसू किया जा रहा था कि कि चूल्हे वूल्हे में अब वो उस तरह के नहीं आए कि एनवायरमेंटल फ्री हो कुक, तो हाँ, कि धुआं ना दिखे, तो उसकी जो इनिशिएटिव्स थे अपने चल रहे थे। तो इस तरह से आप जो सोचते रहोगे, जो पहले पढ़ लोगे ना, तो उसके एग्जाम्पल्स आप उठा लोगे, चाहे वो परसिवेरेंस के आए, चाहे ऑब्जेक्टिविटी के आए, चाहे आप उसमें बहुत ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे, इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी, आप एनोनिमिटी, सब आपको लिखेंगे। फिलोसफर्स आपको वहाँ दिखेंगे, उनके थॉट प्रोसेस मिलेंगे। गांधी हमेशा हिट हैं यूपीएससी में, यहाँ भी हिट हैं, तो उनके भी अपने जो 7 सेंस हैं और भी प्रिंसिपल्स हैं वो पूछे हैं, यहाँ यूपीपीसी में भी पूछ चुके हैं, वो डायरेक्ट पूछ चुके हैं।
तो वो आप उसको आप लोग देखेंगे तो एथिक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और क्या रीज़न ये है ना कि अगर एथिक्स पे आपकी कमांड आ जाए तो 100 नंबर यार फ्री में मिल रहा है ना, 100 पेज का लिटरेचर बनता है इसमें। और बाकी सेक्शन अगर देखोगे पेपर 1 पेपर 3 में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है 100 नंबर के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस मोटी मोटी डेफिनेशन पता हो जाए कि एटीट्यूड को कहते क्या है, किसी और थिंकर्स या फिलोसफर ने उस एटीट्यूड के बारे में क्या क्या उसको लिख लिया। फिर कहते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कैब मॉडल आपने जैसे वो होता ही है, इसका जो लोग पढ़े उनको पता होगा कैब मॉडल, कॉग्निटिव और एटीट्यूड और बिहेवियरल मॉडल जो इनका है वो। तो वो कैब मॉडल अगर आपने देख लिया तो पता चला कि ऐसे ही आपने वो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ ले तो उसके भी 4 कंपोनेंट हैं अपने। तो गोलमैन ने जो दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं आप उसमें लिख सकते हो अपनी। तो ये शुरू में पढ़ लेना चाहिए कि जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे प्रोग्रेसिव होते जाओगे तो ये आपको बहुत अच्छा नंबर देगा पेपर 4। तो आप पेपर 4 तो ये था। पेपर 5 में जब आओगे तो क्या करना है, इन्होंने वो किया, वो सारी इनकी थीम्स हैं, ठीक है। और अभी जो टॉपिक्स अभी ये नया ऐड हुआ है तो अभी इन्होंने पूरा सब कुछ पूछा नहीं है। तो जितनी भी इनके हेडिंग्स हैं उस पर प्रॉपर कहते हैं अपने थोड़े थोड़े नोट्स बना लो, अपने मान के चलो आधे आधे पेज के, और मोटी मोटी बात लिखना। क्योंकि आप जो लोग लिखते हैं ना उनको मालूम है कि अगर मेरे को एग्ज़ाम में 3 4 5 6 पॉइंट भी किसी के बारे में मालूम है तो उसको मैं ठीक ठाक लिख ले जाऊँगा। तो उसी अप्रोच से इसको 5वें और 6वें पेपर को करने की कोशिश करना, सारी हेडिंग करने की कवर करने की कोशिश। शॉर्टकट में मत जाना, मैं कह रहा हूँ इसके नोट्स वोट्स कहीं पड़े नहीं हैं, गूगल वूगल ही कर लो, हम दे देंगे, वरना इसके हम दे जो तो उसी से काम चला लेना। क्योंकि रीज़न ये होता है ना, पता चला कि आपने कोई बुक उठा के पढ़ लिया आपने, मान लो आपने पढ़ ली, पता चला आपको बाद में यार उसमें वो कवर नहीं है, उसमें ये नहीं मिल रहा, उसमें वो नहीं मिल रहा है, और फाइनली कहते हैं दिक्कत आ रही है। तो टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग हैं, कंप्यूटर रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं अपना और टैब रखे हैं, तो उस पर कहते हैं अपने नोट्स बना लो 5वें छठे पेपर का, थोड़ा इधर उधर से कंपाइल करके, जहाँ भी जो चीज़ अच्छी मिले, कहीं जहाँ से आपको करनी पड़ेंगी उसको मैं भी दे दूँगा उसको आपको। और मैं कुछ गड़बड़ नहीं दूंगा, जो भी को बहुत परफेक्ट देता हूँ, जब भी नोट्स जो देता हूँ, हाँ, उसमें कमियां नहीं रह जाती, मैं उसको और आप ही लोग में से जो सबसे बेस्ट होते हैं मैं उन्हीं से एनालाइज करवाता हूँ अपने वहाँ। क्योंकि मैं ये कहता हूँ मेरे कौन है, मेरे जो टीम्स के मेंबर्स हैं, हमारी टीम जो काम करती है वो करती है, लेकिन जो मेरे साथ लोग एसोसिएटेड होते हैं, जो मेरे से सीख रहे होते हैं या कुछ समझ रहे हैं, तो मैं भी उनसे भी सीखता रहता हूँ, मैं भी समझता रहता हूँ। तो मैं उनमें से जो बेस्ट होता है मैं उससे कहता हूँ भाई देखो क्या चल रहा है, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस तरह से आप पेपर 5 और 6 को ऐसे करोगे। ऐसे के लिए ये है कि वो थीम्स हैं उनकी, कहते हैं उन थीम्स को आप देख लोगे तो वो कर लोगे आप, और सिलेबस आप लोग निकाल लेना, ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जैसे मैंने कैटेगराइजेशन कर रखा है, आप जाके देखोगे प्लानर मैंने बहुत डिटेल दे रखा है। 80 दिन कहते हैं डेली आंसर राइटिंग कैसे होनी, एक तरह से वो 80 मिनी टेस्ट हैं आपके, ठीक है, 80 मिनी टेस्ट हैं, करीब आपके 10 सेक्शनल टेस्ट हैं और 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। और इस तरह से आप एक 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जाओ, और एक ही को मैं चाहता हूँ। अब वो कहा, अब देखो वो टेस्ट मैं कहता हूँ, ये कहता हूँ ना, एक पूरा प्रोसेस के फॉर्म में जाओ तो किसी भी चीज़ को आसानी से करके चले जाओगे। और आपको कोई दिक्कत है, किसी समस्या है, किसी तरह से आपको कोई इश्यूज़ है, आपको लग रहा है कि क्या दिक्कतें आएंगी क्या नहीं होंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, या हमारी टीम के मेंबर्स उसका रिप्लाई कर देंगे। हम आप रीच जरूर करते हैं, आप तक पहुँचते ज़रूर हैं। और कोशिश ये कीजिए कि एग्ज़ाम आया है, इसको पहले स्ट्रक्चर, जैसे होता है ना कि कुछ भी काम करने से पहले उसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लो अपने आप से, कैसे क्या करना है, और हड़बड़ी में कोई काम नहीं करने का। ये रिज़ल्ट आया है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा है, जो अगर जिनका नहीं हुआ है यार, अब उसमें भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम अभी फिर से होने वाला है। तो अभी ही आपको मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि बाद में नहीं करोगे ना मेंस की तैयारी, फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि वह जो जून में हो जाएगा एग्ज़ाम यहाँ पर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम ही है। तो आप लोग तो आप लोग को भी इसी जो ये जो 4 महीने मिले हम, आप लोग मान लो 5 महीने आप लोग मेंस की तैयारी कर लो, और उसके बाद कहते हैं अपना प्री कर लेना, ठीक है। और प्री करने का मतलब ये होता है, मेरा प्रिपरेशन जो होती है हमेशा इंटीग्रेटेड होती है। लास्ट टाइम पे प्री में 2 महीने में ज़्यादा फोकस करके केवल प्री कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से रखेंगे और मैं आता रहूँगा, और डिटेल में कहते हैं मैं हर एरियाज़ पे जाऊँगा कि कैसे जाना है हर एरियाज़ में। अभी मैंने थोड़ा सा सरफेशियल और पूरा एक आइडिया दे दिया कैसे लेके जाना है अपने आप को। अपनी अप्रोच बहुत बेटर रखनी है, सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे मुझे जाना है, क्या करना है मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, मुझे लिखना है क्या है, मुझे कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, मुझे किसके गाइडेंस में रहना है, और मेरे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस क्या है। अपना पूरा सेल्फ असेसमेंट करके बैठ जाओ, फिर कहते हैं आप अपने आप को इस एग्ज़ाम में ठोक दो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 947 सीट आई हैं हुई हैं। अभी वैसे क्लियर नहीं है कैसे जो भी कैटेगराइजेशन है, लेकिन ये है कि 947 सीट है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और इसका आप लोग कहते हैं यूज़ कीजिए। सो हूवर
whom soever was seeing me, तो आप लोग जो भी मुझे देख रहे थे, आप लोग ये इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। चाहो तो इस वीडियो को 1-2 बार और भी देख सकते हो। एक बार देख लो तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास बहुत चीज़ें बताने को होती हैं। अब उसको कुछ देरों में कुछ मैं वैसे लंबे वीडियोज़ आते हैं, मैं कभी यूट्यूब फ्रेंडली होकर मैंने कभी काम ही नहीं किया है। मेरे वीडियो 5 मिनट और 6 मिनट को आते नहीं हैं, क्योंकि जब भी मैम कहती हैं भैया बताना है आपको, कुछ करना है, तो मैं आ जाता हूँ कि बताते हैं। और जब बताते हैं तो फिर कहते हैं एक पूरा फॉर्म, पूरा मतलब कि पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जाती है। सो आई वुड से दैट द पीपल हु want to join this whatever the courses which ma'am is bringing, you can join it। कहते हैं we will be working sincerely with that। और सब कुछ उसमें बहुत वेल प्लान्ड होता है, और आप लोग उसको पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और आप लोग जो भी करना चाहें, आप लोग एक बार वो प्लानर ले लेना, जो भी वो मैं दिलवा दूँगा, वो डलवा दूँगा। तो उसको अगर फॉलो कर लोगे, अगर कहते हैं आप कुछ भी नहीं ज्वाइन करते हो, हाँ, यहाँ मेरा तो यही कहना रहता है, या तो हमको ज्वाइन कर लो या तो फिर किसी को मत ज्वाइन करो, क्योंकि नुकसान हो जाएगा ना गलत जहाँ जाने वजह से भी। तो कम से कम प्लानर हम जो दे रहे हैं उसी को, प्लानर को ही फॉलो करके अपना एक ग्रुप बना लो। 6-7 लोग का अगर दोस्त मिल सकते हैं तो उनमें ग्रुप बना के उस प्लानर की फ़ोटोकॉपी निकाल के और उस प्लानर को फॉलो करके, सोर्सेज को फॉलो करके, स्ट्रेटजी को फॉलो करके, और आगे मैं आऊँगा और भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। और कोई आपको समस्या है तो आपको टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे आप कहीं पिंग कर देना, सर कुछ बता दो, तो कहते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में। क्योंकि यार कहते हैं गलत डायरेक्शन से जाने से अच्छा है कि अपने रास्ते पर चलो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये कर दिएगा। और जैसा लास्ट में कहना होता है, यूट्यूब का चैनल है हमारे, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम के चैनल को भी जाइए, वहाँ आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस जर्नी का आप UPPCS की जो ये परीक्षा है, इसमें आप अपने आप को सफल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। तो चलते हैं यहीं पर। सो एवरीवन, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।